हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? 13 अगस्त से आप लोगों का सीजीएल होना है। 13 अगस्त से सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हैं और आप लोगों को पता होगा कि सीजीएल के लिए हम लोगों का टारगेटेड बैच जो है वो आ चुका है। 5 तारीख से उसकी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हम लोग टारगेटेड बैच को लें या ना लें, आपके मन में ये संशय जरूर होगा। मैं शुरुआत से एक चीज बोलता आया हूं कि फाउंडेशन बैच का मतलब है हर एक छोटी बड़ी चीजों को पढ़ना, लेकिन टारगेटेड बैच का मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना, जो एग्जाम में अब पूछी जा रही हैं, फ्रिक्वेंटली चीजें पूछी जा रही हैं, बार बार चीजें पूछी जा रही हैं, उनको पढ़ना और बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ना, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए। फाउंडेशन का मतलब है कि मैथ को सीखना, हर एक चीज को सीखना, और काफी लंबे टाइम तक ये फाउंडेशन चलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं सीजीएल 2025 के लिए, तो आप टारगेट बैच की तरफ जा सकते हैं। वहां आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने को मिलेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का बेसिक कमजोर है तो आप बिल्कुल भी टारगेटेड बैच की तरफ ना जाएं, क्योंकि वहां हम लोगों के पास समय जो है वो बहुत कम है। लगभग 2 महीने का समय हम लोगों के पास है, जिसमें अगर संडे को अगर अलग हटा दिया जाए तो 52 से 55 क्लासेस हम लोगों के पास हैं। उसमें मैथ का केवल रिवीजन कराया जा सकता है, जैसे 2 दिन में एक चैप्टर, हर एक टाइप का क्वेश्चन, और बाकी का काम आपको वर्कशीट के रूप में दे दिया जाए। तो ये स्ट्रेटजी रहने वाली है अगले 2 महीने तक उसमें कोर्स खत्म कराने की। तो जिस भी बच्चे ने बैच ले लिया है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और शानदार तरीके से हम उसमें पढ़ाई करेंगे, शानदार तरीके से हम लोग जो है वो रिवीजन करेंगे। अब एक दूसरा डाउट आप लोगों के मन में है कि मैथ्स महारथी बुक कब आ रही है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं। मैथ्स महारथी बुक एक शानदार फॉर्मूला बुक मैंने तैयार की है, बहुत अच्छे से उस पर मैंने काम किया है। हर एक छोटी बड़ी बातें जो मेरे मन में आई, जिन बातों को मैं सोचता हूं, उन छोटी बड़ी बातों को मैंने सामने लिखा है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कि बच्चा इस पर क्या सोच रहा होता है, उस बात का सॉल्यूशन मैंने वहां लिखा है। बहुत अच्छे से, बहुत कम पेजेस में मैंने उस बुक को तैयार किया है और वो बुक पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। आप लोगों को 10 तारीख की सेल में वो बुक प्यारे दोस्त देखने को मिल रही होगी, और 10 तारीख के बाद वो सेल में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है? तो मैथ्स महारथी जो भी बच्चे मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी एक कंपटीशन को टारगेट नहीं कर रही है, जो भी बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। मैं एक बात और आप लोगों से कहूंगा, अगर आपको आपके पास किसी और प्लेटफॉर्म की फॉर्मूला बुक है या किसी और टीचर की फॉर्मूला बुक है, तो फिर कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है बार बार पैसे खर्च करने की मेरे भाई। ठीक है? लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत साधारण लैंग्वेज में, विद एग्जाम्पल्स के थ्रू सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। एग्जाम से पहले उस बुक को रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, हर एक चीज आप लोग जो है वो रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है? चलिए भाई, हाँ, शुरुआत करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी सिलेबस में नहीं देखा होगा, जो आपने कभी सिलेबस में नहीं देखा होगा। जब सिलेबस में नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर इसको करा क्यों रहे हो, आपके मन में ये डाउट आएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं मेरे भाई कि ये टॉपिक जो है ये आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाने का काम करता है। कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी ना तो मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है भाई मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कैलकुलेशन वीक है तो कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका समय कम नहीं लगेगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छी है ना तो आपका वही समय जो है वो अपने आप कम हो जाएगा, वही आपकी स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो मैंने इस चैप्टर को कराने का सोचा है कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले,
क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। उस वजह से प्यारे दोस्त मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले कराने का सोचा है। 2 दिन में खत्म हो, 3 दिन में खत्म हो, 4 दिन में खत्म हो, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि इसका यूज कैसे होगा, कैसे हम लोग पहचान करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो उन सारी बातों का जवाब शुरुआत में तो आपको नहीं मिलेगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं उसी तरीके से बस आप चीजों को कवर करते चलिए। लास्ट में जब हम डिजिटल सम को खत्म कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम लोग जो है अब क्वेश्चंस में इस डिजिटल सम का यूज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हेडिंग बनाइएगा एक बार, डिजिटल सम। हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई, एक बार डिजिटल सम की हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल सम या डिजिट सम भी इसे बोल सकते हैं। डिजिटल सम हम इसे पढ़ने वाले हैं, डिजिट्स का सम भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप इससे मेरे भाई? बहुत आराम से इससे लेके चलूंगा, है ना, बहुत आराम से चीजों को लेके चलूंगा। आप मुझे बताइए कि इससे आप क्या समझते हैं। डिजिटल सम, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 2 4 5 6 3। मैंने आपसे पूछा कि ये एक नंबर है आपके सामने, इसमें डिजिट्स कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें डिजिट्स 2 4 5 6 3। हमारे टॉपिक का नाम है डिजिटल सम, यानी जो भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उनमें डिजिट्स का अगर आप सम कर देंगे तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने कहा कि इसकी सारी डिजिट्स को आप लोग जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। क्या इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 20 होगा? आप कहेंगे नहीं मेरे भाई, डिजिट्स का सम जो आना चाहिए वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए, एक अंकीय संख्या के रूप में आना चाहिए। यानी कि आप ये कहेंगे किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो 0 से 9 तक हो सकता है। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक नहीं, 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो आपने देखा कि जब मैंने इन सारे डिजिट्स का सम किया तो यहां पे मुझे 20 देखने को मिला, लेकिन अभी ये फाइनल डिजिट्स का सम नहीं है, अभी मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मेरे डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 54 38 683। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 54 38 683। मैंने आपसे पूछा कि डिजिट्स का सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा। आपने कहा सारे डिजिट्स को जोड़ दो। आपने कहा 5 + 4 + 3 + 8 + 6 + 8 + 3, इन सबको जोड़ दो, यही आपका डिजिट्स का सम हो जाएगा। आपने जोड़ा, 5 और 4 9 होगा, 9 और 3 12 होगा, 12 और 8 20 होगा, 20 6 26 होगा, 26 और 8 34 होगा, 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आपने कहा जी ये तो डबल डिजिट में है, तो हमें इसे सिंगल डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो सिंगल डिजिट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक बार फिर ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कहा 3 और 7 10 हो जाएंगे, ये भी डबल डिजिट में है। आपने फिर क्या किया? इन दोनों को जोड़ना होगा। 1 + 0 को जब आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे इसकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। इसके डिजिट्स का सम कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो डिजिटल सम की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं, जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है उसकी डिजिट्स का सम कर देंगे तो वही हमारे सामने डिजिटल सम आ जाएगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी यही है। अभी बहुत छोटी छोटी यहां बातें बताऊंगा। क्या इतना कुछ जोड़ने की आवश्यकता हम लोगों को होगी? तो मैं कहूंगा इतना कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट मैं अभी आपके सामने जो है वो डेफिनेशन पार्ट को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। जो इसका डेफिनेशन पार्ट होता है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा अगर किसी संख्या को आप 9 से डिवाइड कर देते हैं, अगर कोई भी नंबर आपके सामने है और अगर आप उसे 9 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे दोस्त जो भी रिमाइंडर बचेगा ना वही उसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा।
मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर कोई भी नंबर आपके सामने है, मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर दिया हुआ है 53, मैंने ना इसे 9 से डिवाइड करने की, 9 से डिवाइड किया। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 9 पंजे 45 होता है, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर बचा ना, यही इसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा, यही इसकी डिजिट्स का सम हो जाएगा। आपने कहा जी 53 मेरे पास एक नंबर था, इसकी डिजिट्स का सम निकालना चाहता हूं तो 5 और 3 को जोड़ूंगा, क्या 8 आ जाएगा? तो मेरे भाई डिजिटल सम की दो डेफिनेशन होती हैं। पहली डेफिनेशन ये होती है कि उनकी सभी डिजिट्स का सम कर दीजिए। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी भी नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वही आपकी उन डिजिट्स का सम कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपने कहा जी डेफिनेशन पार्ट जो है इसका बिल्कुल क्लियर हम लोगों को हो चुका है। ये जो हमने इतनी बड़ी कहानी लिखी थी, क्या इसको इतना बड़ा कहानी लिखने की जरूरत थी? मेरे प्यारे दोस्त, डिजिटल सम में हम लोग सबसे ज्यादा जो नजरें जमा के रहते हैं वो 9 पे नजरें जमा के रहते हैं। अगर आपको डिजिट्स का सम करते में कहीं भी 9 दिखाई दे रहा है तो 9 का मतलब होता है 0। 9 कोई रोल प्ले नहीं करता उन डिजिट्स के सम में। कैसे? मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मान लो एक संख्या है 43, 439 एक संख्या है। मैंने आपसे पूछा इसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, तो आपने कहा इसकी डिजिट्स का सम जो होगा वो इतना होगा, 4 और 3 7 और 9 16 हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो ये 2 अंकीय संख्या है, इसे सिंगल अंकीय संख्या बनाइए, तो आप कहेंगे 1 और 6 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या इस 9 का कोई यूज पड़ा, क्या इस 9 का कोई यूज हुआ? आपने कहा जहां भी आपको 9 दिख जाए ना उसे उड़ा दो। तो पड़ा? क्या इस 9 का कोई यूज हुआ? आपने कहा जहां भी आपको 9 दिख जाए ना उसे उड़ा दो। उस 9 का कोई यूज ही नहीं है मेरे भाई। 9 को छोड़ के जो डिजिट्स बची हैं बस आप उनको जोड़ लो, वही आपके नंबर की डिजिट्स का सम होगा, वही आपके नंबर की डिजिट्स का सम होगा। यानी आज के बाद जब हम डिजिट्स का सम कर रहे होंगे तो जहां जहां 9 बैठ रहा होगा हम उस 9 को पूरी तरीके से उड़ा देंगे, हम उस 9 को मेरे भाई पूरी तरीके से उड़ा देंगे। जैसे आपने कहा थोड़ा सा और समझाओ जी, कैसे बात कहना चाह रहे हो आप लोग? तो मेरे भाई मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैंने आपसे कहा ये एक संख्या आपके सामने है, आप इसकी डिजिट्स का सम करके बताइए। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से आप चलेंगे तो आप ये कहेंगे जी 4 और 5 9 और 6 15, 3 18, 1 19, 2 21 और 5 26 और 4 30 हो जाएगा। और 30 में जब डिजिट्स का सम करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इस नंबर की डिजिट्स का सम करेंगे तो वो आपका 3 आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैंने आपसे यह बताने की कोशिश की है कि अगर इस पूरे नंबर के अंदर आपको कहीं 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त उस 9 को खत्म करते चले जाओ। आपने कहा जी 4 और 5 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 और 3 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 और 4 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां 9 बनता हुआ दिखाई दे जाए प्यारे दोस्त उसे नंबर से बिल्कुल खत्म कर दो। यानी इसकी डिजिट्स का सम कितना रह जाएगा? इसकी डिजिट्स का सम जो है वो मेरे प्यारे भाई 3 रह जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो आज के बाद आपको यह करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी ही अंकों को जोड़ते चले जाएं। अगर कहीं भी आपको 9 दिखाई दे रहा है तो उस 9 को उड़ा दीजिए। ये बात समझ में आई क्या? यानी कि 9 के जुड़ने का उस नंबर पर या उस डिजिट्स के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 को हम 0 ट्रीट करते हैं। 0 किसी में जुड़ेगी भाई कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही 9 कहीं भी जुड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जोड़ते टाइम जो है वो 9 को 0 ट्रीट कर रहे होते हैं।
नो को जीरो ट्रीट कर रहे होते हैं मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा जी अगर जोड़ के ही नो बैठ रहा हो, मान लो एक संख्या दी हुई है 63 दी हुई है, मान लो एक संख्या दी हुई है 63 दी हुई है, आपने मुझसे पूछा डिजिट्स का सम कितना होगा, तो मैंने कहा जी डिजिट का सम तो नो आना चाहिए, नो का कोई मतलब नहीं होता, तो चाहे आप नो मानो चाहे आप जीरो मानो मेरे भाई दोनों का मतलब समान है। चाहे आप नो मानो चाहे आप जीरो मानो, दोनों का मतलब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त समान है। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है, डेफिनेशन पार्ट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। मैंने इसको मतलब टाइप कराया हुआ है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने के बाद। एक बार समझिए बेसिकली बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिजिटल सम की। After adding all the digits of a number, the final digit obtained is called digital sum। यानी कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद अंत में प्राप्त एक अंकीय संख्या, एक अंकीय योग कहलाता है डिजिटल सम। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है आप लोगों का वो क्या कहलाता है, वो आपका डिजिटल सम कहलाता है। हाँ सर ये बताइए क्यों 9 को जीरो मानते हैं? अभी प्रूफ तो कराया था 9 को जीरो मानते हैं। 9 को जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि डिजिट्स का सम करते टाइम 9 का कोई रोल ही नहीं होता। मैंने आपसे कहा 54 31, मैंने आपके सामने ये संख्या दी, मैंने आपसे कहा डिजिट्स का सम बताइए, आपने कहा 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 हो गया। आपने कहा जी डिजिट्स का सम तो खाली 4 बैठ रहा है, इसने केवल इनका डिजिट्स का सम कर दिया, 5 और 4 को इसने काउंट ही नहीं किया, यानी जहां जहां 9 बैठेगा वो उसको काउंट ही नहीं कर रहा, और जिसको काउंट नहीं कर रहा क्या उस वैल्यू को हम लोग जीरो मान सकते हैं? इसमें हम लोग जीरो जोड़ेंगे तभी तो योग यही रहेगा। तो चाहे आप वैल्यू 9 लो चाहे आप वैल्यू जीरो लो, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई साहब इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा, इनकी डिजिट्स का सम क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा जी देखो 6 और 3 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 2 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 4 9, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इनकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 आ जाएगा? क्या इनकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 1 आ जाएगा? योद्धा जो होंगे आप में से वो कहेंगे जी मैं तो सारों को जोड़ूंगा। आपने कहा जी 2 और 4, आपने कुछ ऐसे जोड़ा 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28। क्या टोटल सम जो है वो 28 बैठ रहा है? अगर 28 का टोटल करेंगे तो 10 बैठेगा, और 10 का टोटल करेंगे तो 1 बैठेगा। क्या वही एक यहां से आप लोगों को देखने को मिल रहा था? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। डिजिटल सम की डेफिनेशन हम लोगों के समझ में आ चुकी है। अब हम थोड़ा सा रूल की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 मेरे भाई ध्यान से चीजों को समझना। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, अगर आपके पास कोई एक नंबर है और आप उसमें 9 जोड़ देते हैं, आप उसमें 9 जोड़ देते हैं, तो आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 9 का जोड़ने का कभी भी डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे भाई मैंने आपसे कहा कि यहां डिजिटल सम कितना बैठ रहा है, 5 और 4 9 बैठ रहा है, 9 और 3 12 बैठ रहा है, 12 और 2 14 बैठ रहा है। अब 14 में एक बार मुझे आप 9 जोड़ के बताइए कितना बैठेगा, तो आप कहेंगे 23 बैठेगा। और 23 में डिजिटल सम कितना होता है? 5 होता है। होता है क्या? यहां अगर मैं इस नंबर का डिजिटल सम निकालूं तो 5 और 4 9 बैठ रहा है, क्या इसका भी 5 आ रहा है? यानी क्या इस 5 में 9 जोड़ने का कोई फर्क पड़ा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि 9 को आप कितनी भी बार जोड़ लो, 9 को आप कितनी भी बार जोड़ लो,
आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? आपके डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मान लो ये आपके सामने बना, मान लो ये आपके सामने बना, ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त 143। ये दो संख्याओं का मुझे डिजिटल सम देखना है। तो आपने देखा जी 5 और 3 8 और 1 9, ये तो 9 हो रहा है यहां डिजिटल सम। यहां देखेंगे 4 3 7 और 1 8 बैठ रहा है। तो आपने कहा जी 9 और 8 17 बैठ रहा है, और 17 का डिजिट्स का सम जो होता है वो 8 होता है। लेकिन मैं आपको रूल के हिसाब से यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 9 कहीं भी जोड़ रहे हैं ना, तो उस 9 को लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 9 को तो देखते ही खत्म कर दो, 9 को देखते ही खत्म कर दो। अगर जोड़ने में आया हुआ है 5 और 1 6 3 9, आपने देखा 9 जुड़ रहा है, भाई साहब 9 का कोई मतलब ही नहीं है, 9 की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है मेरे भाई, 9 का मतलब ही नहीं है। यही इनके डिजिट्स का सम हो जाएगा, यही इनके डिजिट्स का सम हो जाएगा। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या में हम लोग 9 को जोड़ते हैं तो उस संख्या के डिजिट्स के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा क्या रूल होता है मेरे भाई? दूसरा रूल ये होता है, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो वो जो डिजिट्स का सम आएगा वो हमेशा ऑलवेज 9 आएगा। मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर में हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आने वाली संख्या के डिजिट्स का सम जो होगा वो ऑलवेज 9 होगा, ऑलवेज 9 होगा। आपने कहा जी एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल से समझ लो। मैंने आपके सामने लिखा 52, मैंने इसकी मल्टीप्लाई 9 में करी। आपने कहा 9 दूनी 18 को 8, हासिल लगा 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। यही तो होगा, 9 दूनी 18 को 8, हासिल 1, 9 पंजे 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि इनकी डिजिट्स का सम कितना है। आपने कहा 6 और 4 10 और 8 18, और 18 में डिजिट्स का सम कितना होता है? 9 होता है। मैं कह रहा हूं आप कोई भी नंबर ले लीजिए। आपने कहा मैं तो जी 713 लूंगा, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा। मैं तो जी 713 लूंगा, उसमें 9 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 को 7, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 को 1, हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1 64 हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई होके ये आएगा? अगर मैं आपसे ये कहूं मल्टीप्लाई होके 6417 आ रहा है तो इसकी डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी 7 और 1 8 4 12 6 18 हो जाएगा। और 18 में डिजिट्स का सम कितना होता है? तो आप कहते हैं 9 होता है। यानी कि रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर किसी संख्या के अंदर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट जो आएगा उसका डिजिटल सम जो रहेगा वो 9 रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ये बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। जब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग देख रहे होते हैं, जब बेसिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट वहां लगा रहे होते हैं, जब हम इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, इकाई का कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग देख रहे होते हैं डिविजिबिलिटी रूल देख रहे होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से कि अगर 4 का मल्टीपल है, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो हम सेकंड जो कैलकुलेशन में यूज कर रहे होते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल देख रहे होते हैं। तीसरा हम लोग डिजिटल सम का यूज कर रहे होते हैं। और जब ये कोई भी नियम नहीं लगता, जब एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया होता, जब हमसे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछता है या फिर हमसे ये पूछता है कि बस 2 अंक तक, डेसिमल के बाद 2 अंक तक इसका आंसर बताइए, तब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग मेरे भाई इसको सीखने से बनेगी। एक बच्चे का सवाल है, सर 9 की ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैं तो रूल बता रहा हूं, अगर किसी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उस संख्या के डिजिट्स के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 1।
सर कैसे पता चलेगा कि ये, ऊपर करो, कैसे पता चल, नहीं नीचे नीचे नीचे, कि ये लगेगा कहाँ? भाई साहब वो तो बहुत आगे की बात है, अभी तो जो समझा रहा हूं उसे समझो ना। पता भी चलेगा, सब कुछ होगा, खुद ही पता लगाओगे। 2-3 क्लास हो जाने दो, 3 क्लास के लगभग हम इसे खत्म कर लेंगे। 2-3 क्लास हो जाने दो, मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? समझना थोड़ा सा। आपने कहा जी एक और एग्जांपल दे दो। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेरे भाई, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आ गई, 517 की मल्टीप्लाई जो है, 517 की मल्टीप्लाई जो है आपको 36 में करनी है। 517 की मल्टीप्लाई, देखा ना भाई मेरा फोन, 517 की मल्टीप्लाई आपको 36 में करनी है। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ये आपके सामने कैलकुलेशन आ गई कि 517 की मल्टीप्लाई जो है वो किस में करनी है, आप लोगों को करनी है 36 में करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं ये 36 में गुणा करने के बाद क्या आएगा, ठीक है? नहीं अभी नहीं, 517 मल्टीप्लाई 36, तो रिजल्ट आ रहा है 18612, 18612 आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई। जब आप 517 की मल्टीप्लाई 36 में कर रहे हैं तो 18612 आ रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर आपने डिजिटल सम पढ़ रखा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यार डिजिटल सम का रूल नंबर 2 ये कहता था कि अगर किसी संख्या के अंदर हम 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त जो आंसर आता है उसकी डिजिट्स का सम भी 9 होता है। आपने कहा ये कोई नंबर था, ये कोई नंबर था, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 और 3 9, क्या 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इनकी डिजिट्स का सम 9 है ना, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो आएगा उसकी डिजिट्स का सम भी मेरे प्यारे दोस्त 9 ही होगा। आपने देखा 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 1 18, 18 में डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा? या 9 हो जाएगा। यानी आप एक ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होंगे, जिनकी डिजिट्स का सम 9 बैठ रहा होगा। अगर वो एक ही ऑप्शन होगा ऐसा तो मेरे प्यारे दोस्त क्या उसे डायरेक्टली टिक कर देंगे? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी आपकी बात थोड़ी सी समझ में हम लोगों के आ चुकी है। तो मेरे भाई मैं 2 रूल आप लोगों को बताए हैं, अभी एक बार मैं उन्हें रिटन में भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा, देखो रूल नंबर 1 ये कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर इज 9 देन द आंसर विल बी 0। मैं बता चुका हूं कि या तो आप 9 मानिए या उसे 0 मान लीजिए। डिजिटल सम कैन ओनली बी फ्रॉम 1 to 9, ये भी मैं आपको बता चुका हूं रूल। किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसका अंकीय योग नहीं बदलता है। 9 जोड़ने का कोई फर्क नहीं बदलता है मेरे भाई, अंकीय योग उसका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यहां देखिए इस बात को समझिए, किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर अंकीय योग हमेशा 9 होता है। किसी संख्या में 9 की गुणा कर दीजिए, हमेशा क्या होगा? हमेशा मेरे भाई अंकीय योग 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अच्छा एक छोटी सी बात और समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है, उसका अंकीय योग जो है या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये रूल आप लोगों को याद रखना है। डेसिमल और परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता अभी मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 64% लिखा हुआ है, कुछ ऐसे करके चीजें लिखी हुई है। मैंने परसेंटेज को हटाया तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी डिजिट्स का सम कितना है? इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 10 यानी कि 1 आया है, और नीचे वाले की डिजिट्स का सम कितना है? 1 है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो डिजिट्स का सम 1 ही तो रहने वाला है। डिजिट्स का सम जो है वो 1 ही तो रहने वाला है। आपने कहा बिल्कुल रहने वाला है। तो इस परसेंटेज का इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब इस परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, और 100 में डिजिट्स का सम जो है वो 1 आ रहा है। 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो संख्या वही रहेगी जो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक वैसे ही पॉइंट में होता है। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने मैंने लिख दिया 0.47, या फिर ऐसे मान लीजिए 0.473 लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा जी इसका आप डिजिट्स का सम बताइए, तो आपने कहा जी मैं तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 लिखूंगा। तो आपने क्या किया, नीचे 3 0 लगा ली। नीचे 3 0 क्यों लगाई हैं, क्योंकि यहां 3 अंक हैं। अब आपने इनके डिजिट्स का सम किया, 7 और 4 11 और 3 14, और नीचे वाले डिजिट्स का सम किया तो नीचे वाले डिजिट्स का सम तो 1 बैठेगा। यानी कि आप कहेंगे ऊपर वाली डिजिट्स का सम जो है वो 5 आ जाएगा। क्या नीचे कुछ है, आपने कहा नहीं। क्या इनका भी 5 ही आ रहा था, 4 और 7 11 और 3 14, 14 का डिजिट्स का सम 5 होता है। यानी कि ना तो कोई पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ना परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने बस ये कहा है दशमलव तथा प्रतिशत का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंकीय योग पर कोई प्रभाव मेरे प्यारे दोस्त नहीं पड़ता है, ना तो डेसिमल का पड़ता है, ना मेरे भाई आपका परसेंटेज का पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई हैं, यहां कुछ रूल थे जो मैंने आप लोगों को यहां समझाए हैं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ चीजें अब आपको आगे कराता हूं जहां से आप लोगों को लगेगा कि हां हम चीजें जो है वो बेहतर दिशा में सीखते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले दिमाग में आएगा जी डिजिटल सम लगेगा कहां और कहां नहीं।